एलसी ऑसिलेशन क्या होता है, एलसी ऑसिलेशन में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को कैसे डिराइव करते हैं, आज के वीडियो में हमें यह सीखना है। तो एलसी ऑसिलेशन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एलसी ऑसिलेटर सर्किट क्या है। अगर हमारे पास एक चार्ज कैपेसिटर हो, कैपेसिटर के बारे में आप जानते होंगे कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है चार्ज के फॉर्म में। उस कैपेसिटर को अगर हम किसी इंडक्टर से कनेक्ट कर दें, ध्यान रहे कि कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर के बराबर का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अपने अंदर स्टोर करता है, या आप इसको क्यू स्क्वायर बाई 2C के फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर इसके अंदर क्यू चार्ज स्टोर्ड है तो। और ये इंडक्टर की अगर बात करें, अगर इसकी इंडक्टेंस L है तो ये अपने अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है हाफ LI स्क्वायर का। तो अगर किसी चार्ज कैपेसिटर को एक इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया जाए तो कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, अपनी पूरी एनर्जी इंडक्टर के अंदर डाल देगा। फिर जब इंडक्टर मतलब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है तो इंडक्टर उसी एनर्जी को कैपेसिटर को भेज देगा, कैपेसिटर वापस डिस्चार्ज होकर एनर्जी इंडक्टर को, इंडक्टर फिर से एनर्जी कैपेसिटर को। तो इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच ये जो कैच कैच चल रहा है, मतलब ये एनर्जी का बॉल फेंक रहा है, इंडक्टर फेंक रहा है कैपेसिटर के पास, कैपेसिटर फेंक रहा है इंडक्टर के पास, ये जो एनर्जी का लगातार आदान प्रदान है, पीरियोडिक ये फेनोमेना जो है कि एनर्जी पहले कैपेसिटर से इंडक्टर में, इंडक्टर से कैपेसिटर में, इंडक्टर से कैपेसिटर में, कैपेसिटर से इंडक्टर में, इसी एनर्जी के पीरियोडिक ट्रांसफर को, लगातार ट्रांसफर को हम लोग एलसी ऑसिलेशन कहते हैं। हमने कहा है कि एलसी ऑसिलेशन में क्या होता है, कैपेसिटर कंटिन्यूअसली डिस्चार्ज होगा। अच्छा, कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होना शुरू करेगा, इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा और इसके अंदर में करंट जब फ्लो करेगा तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगा। जब ये कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है, तो अब जब ये फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर में मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आया था करंट के फ्लो करने से, इंडक्टर से जब करंट फ्लो करता है तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर चेंज आए तो इंडक्टर अपने अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस कर लेता है। तो जब इस इंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आएगा तो ऑपोजिट सेंस में वापस से ये ईएमएफ इंड्यूस करवा देगा, फिर से हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा। तो यहां पर कैपेसिटर कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा। ये जो फेनोमेना है, कैपेसिटर चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हुआ, चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हुआ, इसी फेनोमेना को हम लोग एलसी ऑसिलेशन बोल देते हैं। मतलब एनर्जी, अगर मान लीजिए ये एनर्जी का बॉल है, आप समझिए ये एनर्जी बॉल है ना, ये एनर्जी का बॉल कैपेसिटर के पास पहले था, कैपेसिटर फेंका किसको, अब समझिए ये बॉल जो है, ये बॉल कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच इस बॉल का आदान प्रदान होता रहता है, इसके बीच आदान प्रदान होता रहता है। मतलब अगर एक कैपेसिटर एक इंडक्टर, मान लीजिए कैपेसिटर भैया हैं ये और ये हमारे इंडक्टर भैया हैं, इनके बीच जो एनर्जी का जो लगातार आदान प्रदान होता रहेगा एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से, और चार्ज का भी एक एम्पलीट्यूड फिक्स रहेगा कि मैक्सिमम इतना तक चार्ज होगा। वैसे आइडियल एलसी ऑसिलेशन में ही चार्ज का एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर का फिक्स रहेगा। अदरवाइज जब डैम्पिंग होने लगता है, जब इंडक्टर की कुछ रेसिस्टेंस होगी, तो जब चार्ज इससे फ्लो करेगा तो हर एक साइकिल के बाद थोड़ा थोड़ा चार्ज कम होता जाएगा, तो वहां पर डैम्पिंग हो जाती है। लेकिन फिलहाल हम लोग को डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं समझना है, बस इतना समझ जाइए कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच लगातार एनर्जी का आदान प्रदान होता रहेगा, कैपेसिटर हर बार एक पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ चार्ज तक चार्ज होता रहेगा। इसी फेनोमेना को हम लोग एलसी ऑसिलेशन कहते हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप बेहतर समझ सकते हैं। अब अगर हम इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन की बात करें तो मैथमेटिकल डेरिवेशन के लिए पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि अगर ये आइडियल ऑसिलेशन है तो आइडियल ऑसिलेशन के फेनोमेना में हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगा, मतलब हमारे कैपेसिटर का और इंडक्टर का मिला के जो टोटल एनर्जी होगा, ये कांस्टेंट रहना पड़ेगा। इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन थोड़ा सा क्लास 11 के एसएचएम वाले डेरिवेशन के साथ लिंक है। मतलब वहां अगर आपने ऑसिलेशन के जनरल इक्वेशन को पढ़ा होगा, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, तो आप इसको बेहतर समझ पाएंगे, अदरवाइज थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। आइए मैं कोशिश करता हूं कि हर बच्चे को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए। तो यहां पर ये तो आप समझ आइए कि अगर ये, वैसे ये आइडियल ऑसिलेटर्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास आइडियल एलसी ऑसिलेटर है तो टोटल एनर्जी इसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टोटल एनर्जी अगर इसका कांस्टेंट है, इसका मतलब टोटल एनर्जी कांस्टेंट होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि यहां पर आपके कैपेसिटर का एनर्जी प्लस आपके इंडक्टर का एनर्जी कांस्टेंट है। कैपेसिटर का एनर्जी क्या होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। वैसे इसके और भी फॉर्मूले होते हैं, हाफ CV स्क्वायर के टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन अगर Q और C के टर्म में लिखे तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c प्लस हाफ LI स्क्वायर, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर ये कांस्टेंट है, इस पूरे इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं t के रिस्पेक्ट में,
तो 1/2c तो बाहर निकल जाएगा, अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कांस्टेंट है। क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर टी के रिस्पेक्ट में करना है तो पहले क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे फिर टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो पहले क्यू के रिस्पेक्ट में होगा हो जाएगा 2q और फिर dq/dt। मतलब हमने क्यू स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो पहले क्यू स्क्वायर चेन रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे तो पहले क्यू स्क्वायर क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो 2q हो जाएगा और फिर क्यू टी के रिस्पेक्ट में dq/dt। मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, हम लोग इस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, ये आ जाएगा हमारे पास 2q इंटू कितना dq/dt। ये समझिए आप लोग। और यहां पे हमारे पास अगर हम हाफ LI स्क्वायर इसकी डिफरेंशिएशन करें तो हाफ L तो बाहर निकल जाएगा और I स्क्वायर अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2L, यहां पर 1/2L बाहर निकल जाएगा। और अगर आप I स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो पहले I स्क्वायर I के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा चेन रूल से और फिर IT के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 2I इंटू कितना di/dt। थोड़ी बहुत मैथमेटिकली प्रॉब्लम हो रही होगी अगर आपको चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो। हमने पहले I स्क्वायर को I के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, देखो I स्क्वायर को पहले I के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है और फिर I को T के रिस्पेक्ट में किया है चेन रूल से। I स्क्वायर का I के रिस्पेक्ट में 2I और फिर I का T के रिस्पेक्ट में di/dt। तो हमारे पास क्या आ गया का डिफरेंशिएशन 2I इंटू di/dt और ये किसके बराबर, 0 के बराबर, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, राइट साइड में कांस्टेंट था। हमने इस टोटल एनर्जी वाले इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है। अब ये 2 से 2 गया, यहां पर भी 2 से 2 गया, तो हमारे पास जो इक्वेशन बच गया ये बच गया q/c प्लस dq/dt। इस dq/dt को देखो ना, q/c ये हो गया और इस dq/dt को आप I लिख सकते हो क्या, आप जानते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर भी I है तो कॉमन लेकर के 0 भेज देंगे, उस तरफ भेज देंगे तो। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा Li इंटू कितना di/dt इज इक्वल टू कितना 0। ये सब कहानी हम क्यों कर रहे हैं मालूम है, एक्चुअली एक ऑसिलेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है d2x/dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0। इस इक्वेशन से हमको कंपेयर करना है, ये किसी भी ऑसिलेशन का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है और यहां पर x के बगल में जो आएगा ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर आएगा। तो अपने इस इक्वेशन को यहां तक पहुंचाना चाह रहे हैं, इसीलिए ये डेरिवेशन कर रहे हैं। अभी आप देखिए, समझिए इस चीज को, ये आपके पास I और ये आपके पास I, दोनों को कॉमन लेके उधर भेज दो तो आपके पास क्या बच जाएगा q/c प्लस L इंटू di/dt इज इक्वल टू 0। ये क्या हुआ सर, तो यहां पे जो I था और यहां पे जो I था इसको हम लोगों ने कॉमन लेकर के RHS में भेज दिया तो ये यहां से आ गया सर, ठीक है। अब एक चीज और समझिए सर, यहां पर अगर हम क्लास 12th में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते हैं तो I के बारे में क्या पढ़ते हैं, I को हम लोग dq/dt लिख सकते हैं। अगर कहीं पर di/dt लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये है dq/dt का वापस से डिफरेंशिएशन। करंट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो di/dt मतलब d इंटू dq/dt। इसको डबल डिफरेंशिएशन के रूप में लिख सकते हो आप, d2q/dt स्क्वायर, मतलब di/dt को आप चार्ज के डबल डिफरेंशिएशन के रूप में लिख सकते हो। तो ये जो चीज हमारे पास आ गया इसको हम q/c प्लस L इंटू d2q/dt स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, मैं ऑसिलेशन के स्टैंडर्ड इक्वेशन तक इसको ले जाना चाह रहा हूं, ठीक है। अब एक चीज आप समझिए, आप इसको बेहतर समझिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए कि ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है d2x/dt स्क्वायर। ये वाला एक्सप्रेशन अकेला चाहिए, ये वाला एक्सप्रेशन अकेला चाहिए। मतलब यहां पर जो L है, इस L को अगर हम गायब करना चाहते हैं तो हम क्या कर देते हैं ना, इस यहां पर अगर यहां पे हम L से मल्टीप्लाई कर दें, इसे मल्टीप्लाई कर दें L से, पूरे इक्वेशन में अगर हम लोग L से मल्टीप्लाई कर दें या 1/L से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा मामला क्लियर हो जाएगा। पूरे इक्वेशन में नीचे L से मल्टीप्लाई कर दें यहां पर C के साथ, तो यहाँ का L ऊपर नीचे कट जाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, पूरे इक्वेशन में 1/L से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा q/LC। समझिए, मैं इस d2q/dt स्क्वायर को अकेले करना चाह रहा हूं क्योंकि हमारे ऑसिलेशन का जो इक्वेशन होता है d2x/dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। उसके लिए इस हीट के पावर 2 वाले टर्म को अकेले करना होता है। इसको अकेले करने के लिए इसके साथ जो L है इसको कैंसिल आउट करने के लिए नीचे हर जगह L से मल्टीप्लाई कर दो या 1/L से मल्टीप्लाई कर दो, जो समझो आप। तो हर जगह हमने 1/L से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे हो गया q/LC
प्लस यहाँ का, चूंकि जब हमने L से नीचे मल्टीप्लाई किया तो वो खत्म हो गया, ये हो गया d2q अपॉन dt स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया d2q अपॉन dt स्क्वायर, और ये बराबर क्या 0/L यानी 0 आ गया। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आया ऑसिलेशन का, इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे एनालाइज करें क्या? देखो इस इक्वेशन को हम लोग और बेहतर तरीके से अगर एनालाइज करें, इसको हम लोग ऐसे एनालाइज कर लें क्या? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जरा समझिएगा। अगर हम इसको रीअरेंज करें, इसको पहले लिख दें d2 अपॉन dt स्क्वायर, d2 अपॉन dt स्क्वायर पहले लिख लें, और इसको अगर लिख दें इस तरीके से 1/LC इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करना ऑसिलेशन के इक्वेशन से बहुत आसान होगा। यहां तक का पार्ट जो मैथमेटिकल पार्ट था, ये डेरिवेशन का जो पार्ट था, इसमें हम लोगों ने अपने टोटल एनर्जी के इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएशन में थोड़ा बहुत चेन रूल यूज हुआ। जैसे यहाँ पे क्यू स्क्वायर को पहले मैंने क्यू के रिस्पेक्ट में किया, फिर टी के रिस्पेक्ट में किया। आई स्क्वायर को पहले मैंने आई के रिस्पेक्ट में किया, फिर टी के रिस्पेक्ट में किया। यहां से हमको पहुंचना था ऑसिलेशन के स्टैंडर्ड इक्वेशन तक। तो इसका अगर कंपेयर करें, कंपेयरिंग इट टू स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन, जो कि होता है हमारे पास d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। अगर आपने क्लास 11th में SHM पढ़ा होगा तो वहां पर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग पढ़ाते हैं। अपने चैनल पर पहले से प्लेलिस्ट में एक वीडियो है SHM का, वहां जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप नहीं पढ़े हुए क्लास 11 में सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आपके लिए टफ हो सकता है। तो अगर आप कंपेयर करें अब, तो आप देखिए आपके पास ऑसिलेशन का इक्वेशन आ गया। ओमेगा स्क्वायर के जगह पे क्या आया आपके पास? LC आया। ओमेगा स्क्वायर के जगह पे आया 1 अपॉन में LC, यानी आपके पास अगर ओमेगा की आप बात करें तो ओमेगा आपके पास क्या आ जाएगा? ओमेगा आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन में रूट के अंदर में LC स्क्वायर को जब उधर भेज दिया आपने, कंपेयर किया आपने x के कॉफिशिएंट में ओमेगा स्क्वायर, यहाँ q के कॉफिशिएंट में LC स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा अपॉन में 2 पाई। इसी को आप 2 पाई से डिवाइड कर दो, तो आपके पास जो LC ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी आ जाएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन में 2 पाई रूट LC। और अगर आप टाइम पीरियड की बात करो तो टाइम पीरियड जो आपके पास आता है ये क्या आता है? 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी, मतलब इसी का उल्टा कर दो तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू आ जाएगा, इसी का उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये सीधा आप अगर पलट दोगे इसको, टाइम पीरियड को अगर आप इसको पलट दोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 पाई रूट LC, है ना, 2 पाई रूट LC, ये पलट जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया टाइम पीरियड, ये आपके पास आ गया फ्रीक्वेंसी। अब अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करना जानते हो, अगर आपने क्लास 11 के SHM में इस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा होगा, तो यहां पर जो चार्ज का एक्सप्रेशन आएगा वो भी साइनोसॉइडल आएगा। मतलब हम लोग LC ऑसिलेशन में जो अगर साइनोसॉइडल वेरिएशन ऑफ चार्ज को इक्वेशन से दिखाना चाहें तो यहां लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो LC ऑसिलेशन क्या है? कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच लगातार एनर्जी एक्सचेंज को LC ऑसिलेशन कहते हैं। इसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मेनली आपको ध्यान पे रखना है। थैंक यू सो मच।